हम 2026 की दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट्स को डिकोड करेंगे। मतलब जब देशों के बीच कूटनीति या कहें कि विश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाता है और नेशनल सिक्योरिटी का डर एक पैरानोया में बदल जाता है, तो आज का मॉडर्न वॉरफेयर असल में कैसा दिखता है, हम आज इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, आज हम जो भी जियोपॉलिटिकल या मिलिट्री डेटा डिस्कस करेंगे, चाहे वो अमेरिका, इजराइल, ईरान हो या फिर रूस और यूक्रेन के बारे में हो, वो पूरी तरह से न्यूट्रल होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हम यहाँ किसी भी देश, आइडियोलॉजी या नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ सामने मौजूद रिपोर्ट्स और फैक्ट्स को स्पष्ट करना है। तो चलिए इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। चलिए। 2026 में जो हम देख रहे हैं ना, वो पुराने जमाने की तरह महीनों चलने वाली ग्राउंड वॉरफेयर नहीं है। आज मिसाइलें, ड्रोन्स, साइबर अटैक्स, सैटेलाइट जैमिंग, हाँ सैटेलाइट जैमिंग, ये सब गेम को ड्राइव कर रहे हैं। मुझे तो ये समझकर ये हैरानी होती है कि चीजें कितनी तेजी से बदल गई हैं। देखिए यहाँ जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बात मुझे लगती है वो है इस नए वॉरफेयर की स्पीड। मतलब डिसीजन मेकिंग की स्पीड। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो पहले राजनेताओं या जनरल्स के पास सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए हफ्तों का समय होता था। हाँ, बैक चैनल से बातचीत होती थी। हाँ, डिप्लोमैट्स एक दूसरे के देशों में जाते थे। एग्जैक्टली। लेकिन 2026 में जब आपके पास हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, AI पावर्ड सिस्टम्स डिप्लॉय हो चुके हैं, तो डिसीजन मेकिंग का जो विंडो है ना, वो दिनों या हफ्तों से सिकुड़कर सिर्फ कुछ मिनटों या सेकंड्स में आ गया है। मतलब कूटनीति के लिए तो समय नहीं बचा। बिल्कुल नहीं। और यही सिकुड़ता हुआ टाइमलाइन हमें सीधे मिडल ईस्ट के उस क्राइसिस की तरफ ले जाता है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को एक झटके में हिलाकर रख दिया। हाँ, मिडल ईस्ट मतलब वो रीजन तो हमेशा से ही एक वॉलेटाइल रीजन रहा है, चाहे वो तेल के रिसोर्सेज का कंट्रोल हो या फिर वहाँ की दशकों पुरानी फॉल्ट लाइन्स हों। लेकिन 2026 में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो हुआ वो कोई रातों रात हुआ एस्केलेशन तो था नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महीनों का बल्कि सालों का बिल्डअप था। अगर हम इस तनाव के मूल कारणों को समझने की कोशिश करें तो दोनों तरफ से थ्रेट परसेप्शन बिल्कुल एक्सट्रीम पर था। एक्सट्रीम पर। इजराइल और अमेरिका का असेसमेंट बहुत क्लियर था कि ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट और उनकी एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी एक सीधा खतरा बन चुकी है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। हाँ, उनके हिसाब से ईरान एक ऐसी रेड लाइन क्रॉस कर रहा था जो पूरे मिडल ईस्ट के बैलेंस ऑफ पावर को हमेशा के लिए बिगाड़ देता। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इस थ्रेट परसेप्शन के साथ साथ हमें ईरान के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन को भी समझना होगा। उनका पर्सपेक्टिव क्या था इसमें? देखिए, ईरान का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से पीसफुल है, एनर्जी नीड्स के लिए है। लेकिन इसके पीछे एक डीपर मिलिट्री डॉक्ट्रिन भी काम कर रही थी। एसिमेट्रिक वॉरफेयर वाली बात। एग्जैक्टली। ईरान को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि कन्वेंशनल मिलिट्री पावर में, मतलब टैंकों और फाइटर जेट्स में, वो अमेरिका या इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एसिमेट्रिक वॉरफेयर और डिटरेंस पे फोकस किया। उनकी जो मिसाइलें और ड्रोन्स थे वो सिर्फ हथियार नहीं थे, वो एक तरह का जियोपॉलिटिकल लेवरेज थे। मतलब उनका मैसेज ये था कि अगर हमारे सर्वाइवल पर बात आई तो हम पूरे रीजन को अस्थिर कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल जो बहुत नेचुरली दिमाग में आता है कि क्या ये सब सिर्फ एक मिलिट्री बिल्डअप तक सीमित नहीं रह सकता था? मतलब सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर्स तो काफी टाइम से चल ही रहे थे। तो 2026 में अचानक ऐसा क्या बदल गया कि बात सीधे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तक पहुंच गई? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। देखिए, डिप्लोमेसी तब काम करती है जब दोनों पक्षों को ये लगे कि बातचीत से कोई फायदा हो सकता है। हाँ। 2026 तक आते आते इकोनॉमिक सैंक्शंस ने ईरान की इकोनॉमी को बहुत डैमेज कर दिया था, लेकिन वो उनके मिसाइल प्रोग्राम को रोक नहीं पाए। वो लगातार डेवलप हो रहा था। हाँ, और दूसरी तरफ इजराइल के अंदर डोमेस्टिक और सिक्योरिटी प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देना चाहते थे। तो जब दोनों साइड्स को ये लगने लगे कि पीछे हटने का मतलब अपनी हार है या अपना विनाश है, तो कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और जैसा कि हमने पहली स्पीड की बात की, हाइपरसोनिक हथियारों ने वार्निंग टाइम इतना कम कर दिया था कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी खतरे से पहले ही हमला कर देना एक मजबूरी लगने लगा था। हाँ, एक डिफेंसिव मजबूरी। और यही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का लॉजिक हमें 28 फरवरी 2026 की उस रात तक ले जाता है। वो रात तो मतलब उसने सब कुछ बदल दिया। अगर हम उस रात के टैक्टिकल टाइमलाइन को देखें तो ये किसी ट्रेडिशनल मिलिट्री ऑपरेशन जैसा बिल्कुल नहीं था।
नहीं, ये एक बेहद कोऑर्डिनेटेड मल्टी डोमेन अटैक था। हाँ, सबसे पहले तो कोई काइनेटिक स्ट्राइक हुई ही नहीं। सबसे पहले साइबर अटैक्स हुए। एग्जैक्टली साइबर अटैक्स के जरिए ईरान के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स को ब्लाइंड किया गया, ताकि उन्हें पता ही ना चले कि क्या आ रहा है। हाँ, और उसके कुछ ही मिनटों बाद अमेरिका और इजराइल के एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलों ने ईरान के की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट करना शुरू किया, खासकर उनके मिसाइल साइलोज और कमांड सेंटर्स को। ये एक ऐसा हमला था जिसे सैटेलाइट इंटेलिजेंस और एआई टारगेटिंग के जरिए पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किया गया था। और यहाँ जो मिलिट्री इवोल्यूशन देखने को मिला ना, वो वाकई डरावना है। डरावना कैसे? क्योंकि स्ट्राइक की प्रिसिजन इतनी ज्यादा थी कि कोलैटरल डैमेज को कम रखते हुए मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई। लेकिन ईरान शांत तो बैठने वाला था नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सोचना कि ऐसा हाईटेक अटैक बिना किसी रिटेलिएशन के खत्म हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन होता। वॉर का एक फंडामेंटल रूल है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हाँ, और मॉडर्न वॉरफेयर में वो रिएक्शन अक्सर प्रोपोर्शनल नहीं होता, बल्कि एसिमेट्रिक होता है। और ईरान ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने अपने बचे हुए आर्सनल का इस्तेमाल करते हुए इजराइल की तरफ एक मैसिव, मतलब बहुत ही बड़े लेवल का सैल्वो लॉन्च किया। आसमान अचानक से हजारों किलोमीटर दूर से आ रही बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भर गया। सुसाइड ड्रोन्स। हाँ, सुसाइड ड्रोन्स। ये कोई छोटा मोटा काउंटर अटैक नहीं था। ये इजराइल के एयर डिफेंस को पूरी तरह से सैचुरेट करने की एक टैक्टिक थी, ओवरवेल्म करने की। और इसी पॉइंट पर हमें मॉडर्न वॉरफेयर के उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे एसिमेट्रिक मैथ ऑफ वॉर कहते हैं। ये मैथ वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इजराइल के पास आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स, जो हवा में ही मिसाइलों को रोक लेते हैं। तकनीकी रूप से ये एक चमत्कार है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कैच है। कॉस्ट का डिफरेंस। एग्जैक्टली, कॉस्ट। जब ईरान एक ऐसा ड्रोन लॉन्च करता है जिसकी कीमत शायद 20 से 30 हजार डॉलर है, और उसे हवा में गिराने के लिए इजराइल को एक ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करनी पड़ती है जिसकी कीमत 2 से 3 मिलियन डॉलर है। बाप रे। तो लॉन्ग टर्म में ये गणित सस्टेनेबल नहीं है। कोई भी इकोनॉमी इस तरह के डिफेंस को लंबे समय तक फंड नहीं कर सकती। मतलब वॉर अब सिर्फ इस बात पर नहीं लड़ा जा रहा कि किसके पास बेहतर या एडवांस हथियार हैं, बल्कि इस बात पर लड़ा जा रहा है कि कौन दुश्मन को इकोनॉमिकली बैंकरप्ट कर सकता है। ये तो एक तरह की फाइनेंशियल वॉरफेयर हो गई जो आसमान में लड़ी जा रही है। बिल्कुल, और प्रिसीजन के साथ साथ ये वॉल्यूम का भी गेम है। वॉल्यूम मतलब नंबर्स। हाँ, जब आप एक साथ सैकड़ों सस्ते ड्रोन और डिकॉय मिसाइलें फायर करते हैं तो आपका मकसद हर ड्रोन से टारगेट को हिट करना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? आपका मकसद होता है एयर डिफेंस के रेडार्स को एंगेज करके रखना, इंटरसेप्टर मिसाइलों के स्टॉक को पूरी तरह खत्म कर देना। अच्छा, ताकि जो असली मिसाइलें हैं, हाँ, ताकि उसके पीछे आ रही जो असली हाई वैल्यू हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो बिना किसी रुकावट के अपने टारगेट तक पहुंच सकें। और यही हुआ। कोई भी शील्ड 100% इम्पेनेट्रेबल तो होती नहीं है। और जब वो शील्ड टूटती है ना, तो उसका सीधा असर जमीन पर मौजूद आम इंसान पर पड़ता है। ये सबसे दुखद पहलू है। हम अक्सर मिसाइलों की ट्रेजेक्ट्री, रडार्स और इंटरसेप्शन रेट्स की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत खौफनाक होती है। बिल्कुल होती है। 28 फरवरी को उस काउंटर अटैक के दौरान जब सायरन बजे तो पूरे के पूरे शहर रातों रात बंकर्स में शिफ्ट हो गए। भले ही एयर डिफेंस ने 90 या 95% मिसाइलें रोक ली हों, लेकिन जो 5% गिर गईं, जो 5% मिसाइलें अर्बन एरियाज या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरीं, उन्होंने भारी तबाही मचाई। इमारतें मलबे में बदल गईं, हॉस्पिटल्स में घायलों की भीड़ लग गई। और पावर ग्रिड के फेल हो गए थे। हाँ, पावर ग्रिड्स का फेल होना, ये उस हाईटेक वॉर का वो मानवीय पहलू है जिसे कोई भी मिलिट्री एल्गोरिथम जस्टिफाई नहीं कर सकता। सही कहा। और मैं यहाँ ये भी जोड़ूंगी कि ये जो सिविलियन इम्पैक्ट है, ये सिर्फ फिजिकल डैमेज तक ही सीमित नहीं रहता है। इसके आगे भी बहुत कुछ होता है। हाँ, जब मॉडर्न शहरों में पावर ग्रिड्स या कम्युनिकेशंस नेटवर्क पर हमला होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। पानी की सप्लाई रुक जाती है, सप्लाई चेन्स टूट जाती हैं, मेडिकल सर्विसेज पैरालाइज हो जाती हैं। मतलब बिना किसी सीधे मिलिट्री एंगेजमेंट के ही आप एक पूरे देश की सिविलियन लाइफ को ठप कर सकते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक तो रुका नहीं। 2026 की दुनिया इतनी टाइटली कनेक्टेड है कि पर्शियन गल्फ में गिरी एक मिसाइल की गूंज टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट्स तक सुनाई देती है। ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर बहुत मैसिव था। जब यह कॉन्फ्लिक्ट पीक पर था तो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक नाइटमेयर खड़ा हो गया था।
ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पूरी तरह से चोक हो गई। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी जैसे ट्रेड रूट्स, जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना तेल और कार्गो मूव करता है, वो अचानक से वॉर जोन बन गए। शिपिंग कंपनियों ने अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए, इंश्योरेंस की प्रीमियम आसमान छूने लगे, और ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो स्पाइक आया, उसने रातों रात दुनिया भर में इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ा दिया। बिल्कुल, महंगाई एकदम से बढ़ गई। अगर हम इसे बड़े पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन का एक फ्रेजिलिटी टेस्ट था। फ्रेजिलिटी टेस्ट? हाँ। मिडिल ईस्ट में क्राइसिस का मतलब सिर्फ पेट्रोल का महंगा होना नहीं है, तो और क्या-क्या असर हुआ इसका? इसका सीधा मतलब है फर्टिलाइजर्स का महंगा होना, ट्रांसपोर्टेशन का महंगा होना, जिसका असर सीधा हमारे खाने की कीमतों पर पड़ता है। मतलब फूड प्राइसेस भी आसमान छूने लगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा डायनेमिक प्ले में था। जब मिडिल ईस्ट में ये सब हो रहा था, दुनिया का एक और हिस्सा पहले से ही एक बहुत बड़े युद्ध की मार झेल रहा था। यूरोप? हाँ, हमें रूस और यूक्रेन के उस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं भूलना चाहिए जो 2022 में शुरू हुआ था। और 2026 तक आते आते वो एक बिल्कुल ही अलग तरह के मॉन्स्टर में बदल चुका है। पूरी तरह से एक नया वॉरफेयर। देखिए, जब हम मिडिल ईस्ट को देखते हैं तो वहां कुछ दिनों या हफ्तों का हाई इंटेंसिटी हाई टेक स्ट्राइक वॉरफेयर दिखा। लेकिन यूक्रेन के फ्रंट लाइन्स पर तो पिछले 4 सालों से एक भयानक एट्रिशन वॉर चल रहा है। मतलब एक दूसरे को बस थका देने वाला युद्ध। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मिडिल ईस्ट और यूरोप के इन दोनों वॉर थिएटर्स को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। दोनों में इतना फर्क क्यों है? 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब दुनिया ने टैंक बैटल्स, आर्टिलरी और ट्रेडिशनल इन्फेंट्री मूवमेंट्स देखे थे। हाँ, जो हमने न्यूज में देखा था। लेकिन 2026 तक उस युद्ध ने पूरी तरह से एक नया रूप ले लिया है। इसे अब हम एक ट्रांसपेरेंट बैटलफील्ड कह सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बैटलफील्ड मतलब सब कुछ खुला हुआ है। एग्जैक्टली। आसमान में इतने सारे ड्रोन्स हैं कि अब दोनों तरफ से कोई भी टुकड़ी छिप ही नहीं सकती। सर्विलेंस की वजह से? हाँ, सर्विलेंस ड्रोन्स 24 घंटे नजर रख रहे हैं, और जैसे ही कोई मूवमेंट होता है, कुछ ही मिनटों में वहां आर्टिलरी या FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का हमला हो जाता है। ये जो आपने FPV ड्रोन्स का जिक्र किया ना, इसने तो फ्रंटलाइन कॉम्बैट के पूरे रूल्स ही बदल के रख दिए हैं। बिल्कुल बदल दिए। पहले एक सैनिक को किसी स्नाइपर का या फिर दूर से आ रहे किसी मोटार का डर होता था, लेकिन अब एक छोटा सा कमर्शियल क्वाडकॉप्टर जिस पर एक एंटी टैंक ग्रेनेड बंधा हुआ है, वो एक ऑपरेटर द्वारा मीलों दूर से किसी वीडियो गेम की तरह कंट्रोल किया जाता है, और वो सीधे एक टैंक के सबसे कमजोर हिस्से में जाकर फट जाता है, या किसी खंदक के अंदर जाके। इसकी वजह से सैनिकों के अंदर जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा हुआ है ना, उसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बहुत खौफनाक है ये। आसमान से लगातार आने वाली वो भिनभिनाहट, वो ड्रोन की आवाज एक कांस्टेंट खौफ बन गई है। और मैं ये कहूंगी कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, ये पूरी तरह से एक टैक्टिकल शिफ्ट है। टैक्टिकल शिफ्ट कैसे? देखिए, एक समय था जब आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक बैटलफील्ड्स के राजा माने जाते थे। हाँ, जिसके पास टैंक है वो ताकतवर है। लेकिन इस ड्रोन वॉरफेयर ने उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया है। मतलब अब टैंक उतने इफेक्टिव नहीं रहे। जब एक बहुत ही सस्ता 3D प्रिंटेड पार्ट से बना ड्रोन $1 करोड़ के टैंक को पल भर में बर्बाद कर सकता है, तो बड़ी बड़ी सेनाओं को अपनी पूरी मिलिट्री डॉक्ट्रिन दोबारा लिखनी पड़ रही है। ये तो फिर से वही एसिमेट्रिक मैथ हो गया। एग्जैक्टली। इसके साथ ही इस युद्ध ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की भी नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल, दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक्स, हाँ, ये सब अब फ्रंटलाइन का ही एक्सटेंशन बन चुके हैं। तो अगर हम 2026 के इन दोनों मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, मिडिल ईस्ट और यूरोप को एक साथ रखकर देखें, तो जो पिक्चर सामने आती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डरावनी है। बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइलें और एयर डिफेंस का फ्लैश पॉइंट है जहां मिनटों में फैसले हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास ड्रोन्स और साइबर अटैक से लड़ा जाने वाला एक लंबा ग्राइंडिंग वॉर है, जिसने एक पूरे देश की रिसोर्सेज को सोख लिया। ये दोनों ही सिनेरियो ये साबित करते हैं कि आज के समय में हथियार चाहे कितने भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो जाए, उनका डिस्ट्रक्टिव पावर पहले से कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। ये बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन है, और मैं समझती हूँ कि इसी से एक बहुत ही क्रिटिकल सबक उभर कर सामने आता है। वो क्या? इतिहास हमेशा गवाह रहा है कि युद्ध शुरू करना एक पॉलिटिकल या मिलिट्री डिसीजन हो सकता है, जिसे अक्सर कुछ ही घंटों में लिया जा सकता है। शुरू करना हमेशा आसान होता है। हाँ, लेकिन उसे खत्म करना, खासकर तब जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने एस्केलेशन की स्पीड इतनी बढ़ा दी हो, ये लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है।
जब एक बार बातचीत के चैनल्स टूट जाते हैं और सप्लाई चेन्स वेपनाइज्ड हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट का मोमेंटम अपने आप में एक अनियंत्रित फोर्स बन जाता है। एक लूप बन जाता है जिससे बाहर आना मुश्किल है। बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं कि आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में आइसोलेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट अब बचा ही नहीं है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये युद्ध तो हजारों किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा है, मुझे इससे क्या। क्योंकि जब लाल सागर में शिप्स पर हमले होते हैं या मिडल ईस्ट के ऑयल रिग्स खतरे में आते हैं तो उसका सीधा असर दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले एक आम इंसान की ग्रोसरी के बिल पर पड़ता है, उसके पेट्रोल के खर्च पर पड़ता है, उसकी नौकरी की सिक्योरिटी पर पड़ता है। वॉर आज बॉर्डर्स में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की नसों में बह रहा है। और जब डैमेज इतना ग्लोबल है तो इसके सॉल्यूशंस यानी कूटनीति और बातचीत की अहमियत भी पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। लेकिन कूटनीति काम कैसे करेगी जब सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है? यही तो चैलेंज है। डिप्लोमेसी ही वो आखिरी बैरियर है जो इस पूरे सिस्टम को टोटल केओस में जाने से रोक सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क्स 20वीं सदी के हैं, जबकि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज 21वीं सदी को भी पार कर रही हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। हाँ? हमें कूटनीति की स्पीड को टेक्नोलॉजी की स्पीड के साथ अलाइन करना ही होगा, वरना मिसकैलकुलेशन का रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा। ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां शांति बनाए रखना ही सबसे मुश्किल काम बन गया है। आज हमने 2026 के इन युद्धों के जरिए वॉरफेयर की बदलती हुई इस भयानक वास्तविकता को गहराई से समझा। चाहे वो एसिमेट्रिक मैथ हो, ग्लोबल इकोनॉमी पर उसका असर हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी पर मंडराता खौफ। बिल्कुल। लेकिन इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इन सारी मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को देखने के बाद मेरे दिमाग में आता है, और ये काफी अनसेटलिंग है। क्या विचार है? हमने देखा कि आज के एयर डिफेंस सिस्टम्स को 1 सेकंड के फ्रैक्शन में इंटरसेप्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग इतनी तेजी से प्रोसेस नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। वॉरफेयर की स्पीड कूटनीति की स्पीड से बहुत आगे निकल चुकी है। तो क्या हम भविष्य में एक ऐसे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां किसी देश का पूरा डिफेंस और रिटेलिएशन सिस्टम, मतलब कब हमला करना है और कब बचाव करना है, पूरी तरह से मशीनों के हाथ में होगा? हाँ, पूरी तरह से ऑटोनॉमस मशीनों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में होगा। ये तो बहुत ही डरावना सिनेरियो है। और अगर कभी ऐसा हुआ कि मशीनों के एल्गोरिदम ने खुद ही ये तय कर लिया कि अब काउंटर स्ट्राइक करना ही एकमात्र लॉजिकल ऑप्शन है, बिना किसी इंसान से पूछे, तो क्या उस मोमेंट पर इंसानों की कूटनीति, हमारी समझदारी और हमारी बातचीत का कोई मोल रह जाएगा? शायद नहीं। या हम सिर्फ अपनी ही बनाई हुई मशीनों के मूक दर्शक बनकर रह जाएंगे? इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में बस